हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है अमित सर की इस बढ़िया सी क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया है, फिट एंड फाइन है, चकाचक हो, टकाटक हो, ललन टॉप हो कि नहीं, जल्दी बता दो। सारे बच्चे बढ़िया एकदम? यस, तो सारे बच्चे एकदम बढ़िया है, फिट एंड फाइन है, बिल्कुल मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पहला चैप्टर हमारा, यानी कि संख्या पद्धति। अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में भाई? आज की क्लास जो होगी संख्या पद्धति, इसमें आज हम सीखेंगे संख्याओं का ज्ञान। किसका ज्ञान भाई? संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान का मतलब क्या है? यानी संख्याओं के बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनको हमने क्या क्या नाम दिए हैं, उनको हमने ऐसे नाम क्यों दिए हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। और उनके गुण क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम बात करेंगे कि क्लास 9th का जो हासिल बैच था, वो आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके एग्जाम लेट हुए थे, उनका रिजल्ट लेट आया था, तो वो हासिल बैच में एडमिशन नहीं ले पाए थे। अब क्या है कि उन्हीं बच्चों के लिए सूरमा बैच हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जो सूरमा बैच है बेटा, सूरमा बैच में आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ सूरमा बैच में तैयारी करके आप अपने स्कूल की परीक्षा में, आप अपने स्कूल की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं, स्कूल की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो सूरमा बैच है बेटा, इसमें आपको कौन कौन टीचर्स मिल रहे हैं, ये सभी टीचर्स आपको सूरमा बैच में पढ़ा रहे हैं। जैसे निष्ठा मैम है, बिलाल सर हैं, पूजा मैम है, रुचि मैम है, मैं हूँ, राधिका मैम है, मतलब सभी हैं। और सभी आपको बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सूरमा बैच में। अब सूरमा बैच को हम वीआईपी कोर्स क्यों कहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है वीआईपी वाली? तो ये जो सूरमा बैच है बेटा, इसमें आपको स्पेशल लाइव मैराथन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, जब यानी कि आपके एग्जाम का टाइम आएगा, तो एग्जाम के टाइम पे आपकी मैराथन क्लासेस होंगी, मैराथन वाली क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद क्या है, वीकली गाइडेंस सेशन, आपके बच्चों गाइडेंस सेशन भी होंगे, आपको गाइड किया जाएगा हफ्ते हफ्ते में, ठीक है। और स्पेशल हिंदी की क्लास भी मिलने वाली है ड्यूरिंग एग्जाम। जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे या एग्जाम चल रहे होंगे, तो उस टाइम पर आपको हिंदी की क्लासेस भी मिलेंगी। यही वो सारी चीजें हैं जो इस कोर्स को वीआईपी बनाती हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें बेटा आपके जो है वीकली टेस्ट भी होंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसके साथ साथ में एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, और नोट्स एंड टीचर की स्लाइड्स भी होंगी, और शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर होंगी। अब बात करते हैं कि भाई हम इस कोर्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो वीआईपी कोर्स है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 012471585250। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप इसकी फीस जानना चाहेंगे, तो क्योंकि ये एक वीआईपी कोर्स है बेटा, पहले जो इसकी फीस रखी गई थी वो 4999 रखी गई थी, पर अब इसकी फीस 4999 ना हो करके कितनी है, 2999 रुपए। और ये आपको तब मिलेगी जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाकर के सूरमा बैच कूपन कोड लगाएंगे। आप कूपन कोड लगाएंगे सूरमा बैच, SOORMABATCH। ये लगाते ही आपको क्या मिल जाएगा, ये लगाते ही बेटा आपको कूपन कोड लगाते ही आपको मिल जाएगा 40% ऑफ। तो जल्दी करें, हरी अप, जल्दी करें, क्योंकि ये ऑफर जो है बेटा सीमित समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए है, ज्यादा दिन नहीं मिलने वाला ये ऑफर, ठीक है। तो जल्दी करें और जल्द से जल्द जो है सूरमा बैच में एडमिशन ले लें और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर लें। अब चलिए बात करते हैं कि भाई हम संख्याओं का जो ये चैप्टर है, संख्या पद्धति है ना, इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, हम अपने चारों तरफ अगर ध्यान दें, अगर हम अपने चारों तरफ देखें, तो हम संख्याओं के बारे में
कई कई सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई हमारे आसपास हमें गिनती करनी पड़ती है। कोई हमसे पूछ सकता है कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, है ना, तुम्हारे घर में कितने कुर्सियाँ और मेज हैं, तुम्हारे घर में कितने गिलास हैं, कटोरी हैं, है ना, तुम्हारे मोहल्ले में कितने पेड़ हैं, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तुम्हारा स्कूल यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। इन सब का जवाब देने के लिए बेटा हमें संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है वो संख्याएं जो हम गिनती गिनने के काम में लाते हैं। सबसे पहले वो संख्याएं आती हैं बेटा जो गिनती गिनने के काम में आती हैं। गिनती गिनने के काम में कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे कि गिनती कहाँ से शुरू होती है। कभी भी अगर आपसे कहा जाए, भाई मैं जैसे आपसे यही कहता हूँ कि भाई आसमान में जितने भी तारे हैं मुझे गिनकर बता दो, तो मैंने आपसे कहा कि आसमान में कितने तारे हैं मुझे गिनकर बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ध्यान दो, हमने गिनती कहाँ से शुरू की, 1 से। हमने गिनती कहाँ से शुरू की, 1 से। तो जब हमने 1 से गिनती शुरू की, सुनिए ध्यान से, जब हमने 1 से गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन कब तक, कहाँ तक, क्या हम तारे गिन सकते हैं पूरे कि भाई आसमान में कितने तारे हैं? हम नहीं गिन सकते, क्योंकि तारे जो है वो अनगिनत हैं। लेकिन उनकी गिनती तो हम हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं। गिनती तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से ही करते हैं। भाई 1 से शुरू की आपने, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9, और इस तरीके से आप चलते चले गए। कहाँ तक चलते चले गए? अनंत तक। अनंत मतलब अनगिनत रूप से आप चलते चले गए, आपको नहीं पता कि भाई आप कहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनको हमने नाम दिया है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्रकृति में जो हमारी चीजें हैं उन्हें गिनने के काम में जो हम संख्याएं लाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अब देखिए, जब 9 हमने लिखा तो 9 के बाद हमें क्या लिखना था? 10 लिखना था। अब 10 लिखने के लिए हमारे पास तो 0 ही नहीं थी, तो फिर 0 का आविष्कार हुआ, 0 आई, है ना, सबने 0 के बारे में जाना, और तब जाकर के हम 9 के बाद वाली संख्याओं को लिख पाए। लेकिन जब 0 का आविष्कार हुआ तो 0 को कहाँ रखा जाए, सवाल ये उठा। तो क्या हम 0 को इनके साथ रख सकते थे? नहीं, हम 0 को इनके साथ नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई 0 जो है, क्योंकि कभी भी जो गिनती होती है किसी भी चीज की, जब हम गिनती करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, हम गिनती तो हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं। तो इसलिए 0 को हम इनके साथ तो नहीं रख सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने 0 को अलग रखा। इन्हीं संख्याओं के साथ हमने 0 को अलग समूह में रखा, मतलब 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, और इस तरीके से ये भी कहाँ तक चलती गई? अनंत तक चलती चली गई। ये भी अनंत तक चलती चली गई। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर आपको ये क्लास, ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी के अभी, तुरंत, ठीक है? और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो यहां तक सबको क्लियर है? अब ये जो संख्या जब हमें 0 मिली तो हमारी जो संख्याएं थी वो पूरी हो गई, इसीलिए हमने इनको नाम दिया पूर्ण संख्याएं। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याएं। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, इसीलिए हम इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, होल नंबर्स। आ रहा है समझ में? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक। अब क्या हुआ कि भाई प्राकृतिक संख्याएं भी हो गई, पूर्ण संख्याएं भी हो गई। इसके बाद हमारा अगली जो संख्याएं आती है वो आती हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक संख्याएं कौन सी थी? जिन संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लग गया, जैसे 1 के आगे ऋण चिन्ह लग गया, -1 हो गया। फिर 2 के आगे हमने माइनस लगा दिया, फिर 3 के आगे हमने माइनस लगा दिया, फिर 4 के आगे हमने माइनस लगा दिया, और इसको हम इधर की तरफ लेके चलते हैं। ये इधर की तरफ चलती जाती है, इनको हम कहते हैं बच्चों माइनस अनंत तक ये जा रही है। तो ये वो कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं आपकी ऋणात्मक संख्याएं।
ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। जिन संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगा होता है, माइनस का चिन्ह लगा होता है, वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब क्या है कि ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को मिलाने से हमें क्या मिलती है बताइए। ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को मिलाने से देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और इस तरीके से ये अनंत तक चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही जब हम बाईं तरफ चले तो हमें क्या मिला, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4 और इधर की तरफ ये चलता चला गया कहाँ तक, माइनस अनंत तक। तो इन संख्याओं को हमने क्या नाम दिया बेटा, इन संख्याओं को हमने नाम दिया पूर्णांक। इन संख्याओं को हमने क्या नाम दिया, पूर्णांक नाम दिया, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि आई, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं, तो इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेटा यहाँ 0 के जो बाद वाली सारी होती हैं इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। 0 के बाद वालों को हम कहते हैं धनात्मक। ये तो आपका 0 है ही, यानी कि आपका 0 है ही। और बाकी ये जो 0 के बाईं तरफ होते हैं, 0 के बाईं ओर वालों को हम बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक। 0 के जो बाईं तरफ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ, बताइए जल्दी से। इतना सबको समझ में आया बच्चों, बताओ, इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक भी हो गए। उसके बाद आती है हमारे पास अगली जो संख्याएं हैं वो है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। जो किस रूप में लिखी जा सकती हैं, भिन्न संख्याएं वो होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। अंश बटे हर के रूप में किस तरीके से कि भाई जैसे p बटे, है ना, वैसे अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, वो हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमें किसी भी चीज का टुकड़ा या हिस्सा बताना होता है तो वो भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। जैसे रोटी का टुकड़ा है, अब मान लो एक रोटी थी, उसके आपने 2 हिस्से कर दिए, तो आप उसको क्या बोलोगे, आपने 2 बराबर बराबर हिस्से करे हैं उस रोटी के टुकड़े के। तो इसी चीज को आप कैसे लिखोगे कि भाई आपने एक रोटी थी और एक रोटी के आपने टोटल 2 हिस्से कर दिए, तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिला, यानी कि कितना कितना हो गया, 1/2 1/2। ये जो 1/2 है, ये 1/2 क्या है बच्चों, भिन्न है। भिन्न के बाद आती है बात, अगली जो हमारी संख्याएं हैं वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं नाम देखो इनको तो हम क्या कहते हैं, इनको तो हम कहते हैं बच्चों भिन्न, इनको हम कहते हैं भिन्न। भिन्न के बाद आती हैं बच्चों परिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन जिसमें q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे हमारे पास है 1/2, या जैसे हमारे पास है -1/2, या जैसे हमारे पास है 3.5, है ना, और या फिर जैसे हमारे पास है 6। ये सब क्या है, ये सब बच्चों परिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये 1/2 तो भिन्न है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ये क्या है, 1/2 भिन्न है। लेकिन फिर तुम ये बोलोगे कि सर फिर -1/2 भी तो भिन्न है, फिर मैं मना कर दूंगा कि नहीं, -1/2 जो है वो भिन्न नहीं है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज का हिस्सा करोगे तो बेटा वो ऋणात्मक में तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी भिन्न होती है वो तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी आपने ऐसा किसी के बारे में सुना है कि रोटी का माइनस का आधा हिस्सा, क्या आपने कभी ऐसा सुना है? या आपने कभी ऐसा सुना है कि सेब का माइनस का 1/3 हिस्सा, ऐसा कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना। आपने यही सुना है कि सेब का 1/3 हिस्सा, रोटी का आधा हिस्सा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होगी। हाँ, परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है,
भाई जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक हो सकती है, जैसे p बटे q के रूप में होगी, ये तो पक्का है। आप देख लीजिए ये भी p बटे q के रूप में है, ये भी p बटे q के रूप में है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 3.5 और 6 कहाँ है p बटे q के रूप में? बेटा 3.5 और 6 इन दोनों को हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे 3.5 को क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 35, और बटे में कितनी जीरो, बटे में 1 जीरो, यानी कि 35 बटे 10 हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 7 बटे 2 आ गया। तो अब हो गई ना ये p बटे q के रूप में। तो कहने का मतलब ये है वो सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं या जिन्हें हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, जबकि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होगी। इसके बाद अगला है बेटा 6। क्या 6 भी परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल। अब तुम तो ये कहोगे कि सर ये तो p बटे q के रूप में है ही नहीं। मैं बोलूंगा कि क्या 6 को हम 6 बटा 1 नहीं लिख सकते? बताओ, क्या 6 को हम 6 बटा 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब हम 6 को 6 बटा 1 लिख सकते हैं तो ये तो क्या हुआ, ये तो p बटा q रूप हुआ। और शर्त क्या बोली गई है? शर्त बोली गई है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पर q तो कितना है, 1 है, 0 तो नहीं है, तो मतलब ये परिमेय संख्या है। फिर पूछते हैं, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या 0 जो है क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम इसका जवाब देंगे कि यस, ये एक परिमेय संख्या है। भाई 0 को हम 0 बटा 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा 0 को हम देखो 0 बटे में -2 भी लिख सकते हैं। अच्छा 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे में 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 को तो आप किसी भी संख्या से भाग दो, आपको वापस 0 ही मिलेगा। तो ये जो रूप है, ये वाला जो रूप है, ये वाला जो रूप है, ये वाला जो रूप है, ये तो कौन सा रूप है? ये तो p बटा q रूप है। ये तो p बटा q रूप है। इसका मतलब ये क्या हुई? इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुई। ठीक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम संख्या रेखा के बारे में बात करते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? जब हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं जिस पर हम सभी प्रकार की संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमने एक रेखा खींची, इस रेखा पर हमने 1 भी दिखाया है, 2 भी दिखाया है, 3 भी दिखाया है, तो ये तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। फिर क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? 0, यानी कि 0 होता है। उसके बाद अगर बाईं तरफ चलें तो क्या आता है? -1, -2, -3। फिर क्या है बेटा, ये जो आपको 1/2 नजर आ रहा है, ये 1/2 क्या है? ये 1/2 आपकी भिन्न है। आपने यहाँ पर भिन्न भी दर्शा रखी है। और ये देखिए, ये जो माइनस का 1/3 है, ये बेटा आपकी परिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। और देखिए बाकी जो आपकी संख्याएं हैं, -1, -2, -3, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। मतलब हमने अपनी रेखा पर हर तरह की संख्या को दिखाया है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन कहते हैं। एक ऐसी लाइन जिस पर हम अपनी सभी संख्याओं को, सभी नंबर को दिखा देते हैं, उसे हम कहते हैं नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। जब हम इस संख्या रेखा पर, अब जैसे ये लड़की जो है दाईं तरफ चल रही है, किसके दाईं तरफ चल रही है? 0 के। ये लड़की जो है वो 0 के दाईं तरफ चल रही है, आगे की तरफ चल रही है। तो जब दाईं तरफ हम चलते हैं तो बेटा संख्या रेखा पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। और जब हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलते हैं, यानी कि हम ऐसे हैं 0 पर, बिल्कुल बीच में, हम बिल्कुल बीच में हैं 0 पर, और हम कहाँ चल रहे हैं? हम इस तरीके से बाईं तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, हम इस तरीके से बाईं तरफ चल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इधर की तरफ बाईं तरफ चलने को हम कहेंगे कि भाई बाईं तरफ चलने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, और दाईं तरफ चलने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। तो ये हो गई आपकी संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई आपकी संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याओं के प्रकार आप लोगों ने जान लिए हैं, कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, भिन्न हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ये सब। ठीक है,
इसके बाद क्या आती है बच्चों, इसके बाद एक टॉपिक आता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। अभी एक अगर मैं आपसे बात पूछूं कि भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखिए आपके पास क्या है, दो संख्याएं हैं, एक है 1/2 और दूसरी संख्या है आपकी 3/4, है ना। ये दो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 और 3/4। आपसे कहा जाता है कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों अब याद रखेंगे कि इनके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं, अनगिनत, जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते, जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते, अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। भाई 1/2 है और 3/4 है, तो 1/2 और 3/4 अनगिनत परिमेय संख्या है, अनगिनत। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद बच्चों देखिए तरीका कैसे है भाई, मतलब हम वैसे तो अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हम उन संख्याओं को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। हम उन संख्याओं को निकाल सकते हैं, जैसे कुछ संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या है, देखिए अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्याएं, तो उनके बीच में n संख्याएं निकालने का क्या तरीका है। n संख्याएं, अब n तो देखो कोई संख्या होगी, मान लो 5 संख्याएं निकाल लो, 10 निकाल लो, 15 निकाल लो, 25 संख्याएं निकाल लो, 50 संख्याएं निकाल लो। ठीक है, तो n एक क्या होगी बेटा, एक निश्चित संख्या होगी। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाता है, तो इसके होते हैं बेटा दो तरीके। पहला तरीका होता है हर को समान बनाकर। पहला तरीका कौन सा होता है, हर को समान बनाकर। आप हर को समान बनाकर क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है बच्चों माध्य लेकर। दूसरा तरीका होता है माध्य लेकर। पहला तरीका तो हो गया कि हर को समान बना दो, और दूसरा तरीका होता है माध्य लेकर। दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं। अब दोनों में से आसान कौन सा है, दोनों में से आसान तरीका है बेटा ये वाला, पहले वाला। लेकिन ये आसान कब होता है, जब आपसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 5 परिमेय संख्याएं बताओ, या आपसे कहा जाता है 4 परिमेय संख्याएं बताओ, या आपसे कहा जाता है 3 परिमेय संख्याएं बताओ। तो जब आपसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं 3, 4, 5, 10, बहुत सारी जब आपसे परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं, तब आप पहले वाला तरीका लगाएंगे। और जब आपसे केवल एक परिमेय संख्या पूछी जाती है, केवल एक, जब आपसे केवल एक परिमेय संख्या पूछी जाती है, तब आप दूसरा वाला तरीका लगाएंगे माध्य लेकर। अब क्या है दोनों तरीके, सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर आपकी दोनों संख्याएं क्या थी, 1/2 थी और 3/4 थी। तो हर को समान बनाने वाला तरीका क्या है, इसका हर है 2 और इसका हर है कितना, 4। 2 और 4 तो अलग अलग हैं, एक जैसे तो है नहीं। तो कैसे इसको हम समान बनाएं, तो बात ये होती है बेटा कि देखिए 1/2 और 3/4, इनका हर समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैंची वाली गुणा, 4 की गुणा इधर कर देते हैं और 2 की गुणा इधर कर देते हैं। आई बात समझ में, 4 की गुणा कर दो इधर और 2 की गुणा कर दो इधर। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है कि जो 1/2 है, इसमें आपको किससे गुणा करनी है, 4 से। तो बच्चों 4 से आप ऊपर भी गुणा करेंगे, 4 से आप नीचे भी गुणा करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अच्छा यहाँ पर क्या था, 3/4। तो ये जो 3/4 है, इसमें आप 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे और 2 से नीचे भी। इसमें आपको ये पता चल गया कि आपको 2 से गुणा करनी है, लेकिन 2 से ऊपर भी गुणा होगी और 2 से नीचे भी गुणा होगी। 2 से ऊपर भी गुणा कर दी, 2 से नीचे भी गुणा कर दी। तो ऊपर कितना आ गया, 4 एकम 4, नीचे कितना हो गया, 4 दूनी 8। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब देखो क्या अब आपका हर समान बन चुका है, बताइए क्या अब आपका हर समान बन गया है। देख लो
इसका भी 8 बन गया हर और इसका भी 8 बन गया, यानी कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका हर समान बन चुका है। अब जो बाकी की दोनों संख्याएं उसके बीच में आप देख लो कौन सी संख्या आती है। भाई 4 और 6 के बीच में कौन होता है? 4 और 6 के बीच में तो 5 होता है ना। 4 और 6 के बीच में कौन होता है? 5। अब इसके भी बटे में 8 था, इसके भी बटे में 8 था, तो हम 5 के बटे में भी 8 लगा देंगे, ये हो जाएगी वो संख्या। आई बात समझ में? ये होगी वो संख्या 5/8 जो उन दोनों के बीच में है। ठीक, ये था तरीका हर को समान बनाने वाला। दूसरा तरीका है बच्चों माध्य लेकर। माध्य लेकर कैसे किया जाता है? अगर मान लो आपकी कोई भी दो संख्याएं हैं, एक है a और दूसरी है b, ये कोई भी आपकी दो संख्या है, तो माध्य कैसे लिया जाता था? दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, दोनों को पहले जोड़ दो और फिर उनका क्या कर दो? और फिर उनका आधा कर दो, यानी कि 2 से भाग दे दो। पहले दोनों को जोड़ दो और फिर उसका आधा कर दो। यहां से भी आपको क्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी जो इन दोनों के बीच में होगी। अब सवाल करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, जैसे यहां पर क्या बोला जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए एक तरीका वो है कि जब आपका हर पहले से ही समान होगा, लेकिन फिर भी अगर आप उनके बीच में संख्याएं नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे करेंगे? अब यहां जरा ध्यान दीजिए। भाई 3 है और क्या है? 4 है। तो बेटा हर को समान बनाने के लिए ही, वैसे तो इसका हर समान है, भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 भी लिख सकते हैं, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हर तो समान है पहले से ही, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन 3 और 4 के बीच में तो कोई भी संख्या नहीं होती। 3 के ठीक बाद कौन आता है? 4 आता है। तो अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर अब आप एक तरीका सुन लेंगे कि जितनी आपसे संख्याएं कही जाती हैं, जैसे अगर आपसे n संख्याएं कही जाती हैं, सुने ध्यान से, अगर आपसे कहा जाता है कि n संख्याएं बताओ, ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि n संख्याएं बताओ, तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे ये कहा जाता है कि n संख्याएं बताओ, तब आप क्या करेंगे? बताइए। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। जब आपसे ये कहा जाता है कि n संख्याएं बताओ, तो देखिए जब आपसे ये कहा जाता है n संख्याएं बताओ, n संख्याएं बताने के लिए आप क्या करेंगे? n में 1 जोड़ेंगे। n में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, और n में 1 जोड़कर फिर आप ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। समझ में आ रही बात? जैसे देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 संख्याएं बताओ, तो आपने क्या किया? भाई n का मान कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। 6 संख्याओं के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब n का मान क्या है? 6 है। तो आपने क्या किया? आपने n में 1 जोड़ा, यानी 6 में 1 जोड़ा। 6 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 7 आ गया। 6 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 7। अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर है आपके पास 3/1 और आपके पास क्या है? 4/1। तो आप इन दोनों में किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे। इसमें भी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इसमें भी आप 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। दोनों ही संख्याओं में आप 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना है कि गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। अब देखिए 3 सत्ते कितना हो गया? 21। 7 एकम कितना हो गया? 7। यहां से देखिए 7 चौक कितना हो गया? 28, और 7 एकम कितना हो गया? 7। अब देखो बेटा दोनों का हर अभी भी समान है, अभी भी दोनों संख्याओं का हर जो है वो समान है, लेकिन हमें फायदा ये हुआ, क्या फायदा हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि बेटा 21 और 28, 21 और 28 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं आती हैं। 21 के बाद 22 भी आता है, 23 भी आता है, 24 भी आता है, 25 भी आता है, 26 भी आता है, 27 भी आता है ना? 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सब आती है। लेकिन इन सब के बटे में हम क्या करेंगे भाई? क्योंकि 21/7 और 28/7 था, तो मैं क्या करूंगा? 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7, कॉमा लगा देंगे, ये वो सारी संख्याएं हो जाएंगी। हमें 6 संख्याएं बतानी थी, देख लो, हमें 6 संख्याएं बतानी थी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं आ चुकी हैं। दोनों जो हमारी संख्याएं थी उनके बीच में हमने 6 संख्याएं बता दी हैं, 6 संख्याएं हमने निकाल दी हैं। बताइए यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक अच्छे से आ रहा है समझ में? तो ये है तरीका। ये तब लगाएंगे जब दोनों संख्याओं का हर पहले से ही समान होगा और तब भी आप उनके बीच में संख्या नहीं बता पा रहे हैं, तब ये तरीका तब लगाना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है? अगला देखो, 3/4 और 4/3 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। 5 संख्याएं बतानी है। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि जब बहुत सारी संख्याएं कही जाती है तब आप ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे। कौन सा वाला? माध्य वाला। तब आप पहले वाला तरीका लगाएंगे, दोनों का हर समान बनाने वाला। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 3/4 है और दूसरा है कि 4/3 है, तो दोनों का हर अलग अलग है। कैसे समान बनाया जाए बताओ? इस 4 की तो इधर गुणा की जाए और इस 3 की गुणा किधर की जाए? इधर की जाए। यही तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर 3/4 और 4/3 इन दोनों में हमने गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है? देखो 3/4 में तो 3 से गुणा होगी, तो ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, बस इस बात का ख्याल करना है। और 4/3 में किससे गुणा होगी? ये तो पता है कि 4 से होगी, लेकिन ये 4 से गुणा ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, और यहां से कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 3 चौक 12, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपका 9/12, 16/12 आ गया। अब इनके बीच में आप संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं। देखो दोनों का बेटा हर समान बन चुका है, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है। अब देखिए 9 और 16 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? 9 के बाद 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14 और 15, ये सारी संख्याएं आती हैं। और इनके बटे में क्या लगा दो? बटे में 12 लगा दो। 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, सबके बटे में हमने क्या लगा दिया? 12 लगा दिया। और हम देख पा रहे हैं कि इसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। हमसे कितनी संख्याएं कही थी? हमसे तो केवल 5 संख्याएं कही थी, और हमें कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गई। 6 में से कोई सी भी 5 लिख दो, 6 में से कोई सी भी 5 संख्याएं लिख दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, 6 में से कोई सी भी 5 संख्याएं आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया सबको समझ में ये तरीका? इसे हम कहते हैं हर को समान बनाने वाला तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं से ही शब्द जुड़ा हुआ लग रहा है कुछ कुछ, है ना? देखो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने ये पढ़ा कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या जिन्हें हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p/q के रूप में बदल नहीं सकते। और ये इन संख्याओं के बारे में हमें किसने बताया था? इन संख्याओं के बारे में हमें सबसे पहले पाइथागोरस जी ने बताया था। सबसे पहले पाइथागोरस जी ने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, पाई है। बेटा पाई भी परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान दे। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √2 का मान कितना होता है? 1.414, और इस तरीके से ये चलता जाता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही √3 का मान 1.732, और ये भी क्या होता जाता है? चलता जाता है, ये भी रुकता नहीं है। और ऐसे ही पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान कितना होता है?
3.1415926 और ये भी चलता जाता है। कहने का मतलब ये है कि पाई का मान न दशमलव के बाद करोड़ों अंकों तक निकाला गया, लेकिन आज तक भी कोई पूरा मान बता नहीं पाया है। सुपर कंप्यूटर जो होते थे, बहुत उच्च चाल कंप्यूटर होते थे, उनकी स्पीड बहुत तेज होती थी सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर से भी पाई का मान निकाला गया, लेकिन आज वो भी फेल है, कोई बता नहीं पाया है पाई का मान। हालांकि दशमलव के बाद करोड़ों अंकों तक निकाला गया पाई का मान, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये रुक ही नहीं रहा है और इसमें अंकों की आवर्ती भी नहीं होती, जो हमने पढ़ना है ना। इसमें अंकों की आवर्ती भी नहीं होती। अभी फिलहाल के लिए हम सीधा सिर्फ ये कह सकते हैं कि क्योंकि हम पाई को p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते, इसलिए पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। जबकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर पाई का मान तो हम 22/7 लिखते हैं, अब 22/7 तो p बटे q के रूप में है, फिर तो ये क्या होनी चाहिए थी, फिर तो ये क्या होनी चाहिए थी, अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। अगर 22/7 p बटे q के रूप में है, फिर तो पाई भी क्या होनी चाहिए थी, परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको वही तो बात समझा रहा हूं बेटा कि एग्जैक्टली पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई का मान जो है वो लगभग बराबर होता है 22/7 के। अब याद रखेंगे आज से कि पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता 22/7 के। ये तो हम गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, किस चीज के लिए, कैलकुलेशन, समझ रहे हो, कैलकुलेशन करने के लिए ये तो हम पाई का मान 22/7 ले लेते हैं गणना करने के लिए। ठीक है, तो ये हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में बदल नहीं सकते। सही है, चलिए इसके बाद आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पाई के बारे में बताया, तो पाई का मान आप देख सकते हैं 3.14159265358 और ये देखिए कितना लंबा, और इसके बाद भी आप देखिए यहाँ पे रुका नहीं है, ये देख लो, ये यहाँ पे रुका हुआ नहीं है बेटा, ये देख लो चलता जा रहा है। तो इसे आप p बटे q के रूप में किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते। दैट्स वाई पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। अच्छा, किन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे? देखो अभी हमने दो तरह की संख्याएं पढ़ी, एक हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी और दूसरी हमने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी। अगर मैं एक झोला लेता हूं, एक मैं थैला लेता हूं और उस झोले में या कह लो कि उस थैले में मैं क्या करता हूं, जितनी भी मेरे पास परिमेय संख्याएं हैं उन सबको भर देता हूं, और मेरे पास जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको भी मैं उठा के भर देता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बड़ा सा थैला है और इस बड़े से थैले में मैं क्या करता हूं, इस बड़े से थैले में मैं सारी परिमेय संख्याएं भर लेता हूं। जितनी भी परिमेय संख्याएं मैंने सारे इस थैले में भर ली, फिर जितनी भी मेरी पास अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी मैंने भर ली। अब क्या हुआ कि मैं इस थैले को क्या नाम दूंगा, क्योंकि मैंने तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, एक जगह कर दिया सबको। तो ये जो पूरा का पूरा थैला है बेटा, इस थैले को मैं नाम दूंगा वास्तविक संख्याओं का। इस थैले को अब मैं क्या नाम दूंगा, इस थैले को मैं अब नाम दूंगा वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इसको हम कहेंगे बच्चों रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, जो वास्तव में, जो असलियत में संख्याएं हैं। क्योंकि बेटा कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो वास्तव में होती नहीं है, जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो अभी हम काल्पनिक संख्याओं की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की, जो रियलिटी में है, जो सच में है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। एक बात ये भी है, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं कुछ इस तरीके से होती है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो पूरा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक संख्याओं का, ये समझ लो ये थैला है। ये जो पूरा बॉक्स है ये एक तरह से थैला है। तो इस थैले में दो तरह की संख्याएं हैं, एक है हमारे पास परिमेय संख्याएं और दूसरी है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। फिर परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं बच्चों पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, वो सब। फिर पूर्णांक के अंदर आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, जीरो से। जीरो हो गई,
फिर 1 2 3 4 5 6 7 वो सारी। तो बेटा पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं, है ना, या ये बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? बात सही है भाई, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं क्या वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसका उल्टा भी सही है क्या, कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि बेटा देखो, जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या तो नहीं है ना। 0 पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। और ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि जितनी भी हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो पूर्णांक होती हैं? तो इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक के अंदर आती हैं, तो ये बात सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि पूर्णांक, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक तो नहीं आएंगे इसमें, ये चीज है, ठीक है। और बाकी अपरिमेय संख्याओं में हमारे पास पाई है, वर्गमूल 2 है, ये सब क्या है? ये सब प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आई होप कि आज मैंने आपको जो जो चीजें बताई, जो जो चीजें समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मजे के साथ पढ़ते रहिए। अब जल्दी से फटाफट हम लोग कर लेते हैं क्विज, ठीक है। क्विज करते हैं भाई, रेडी? क्विज के लिए तैयार? तो ये रहा बेटा पहला सवाल, क्या 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है? आप मुझे आंसर कर सकते हैं A B C या फिर D करके, या तो A या B या C या D। बताइए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा बेटा यस, 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/2 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या? केवल एक परिमेय संख्या बतानी है। अब ये वाला तरीका यहाँ पे कौन सा लगेगा? दूसरा वाला तरीका लगेगा, माध्य वाला तरीका। क्योंकि आपसे कितनी संख्या पूछी गई है? केवल एक परिमेय संख्या पूछी गई है। जब आपसे केवल एक परिमेय संख्या पूछी जाती है तो आप माध्य वाला तरीका बताएंगे। माध्य वाला तरीका मैंने बोला था कि अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं A और B, तो आप क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर इसका आधा कर देते हैं। सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 1/2 और 1/2 है और 1 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ दिया और फिर इसका कर दो आधा, तो क्या होगा बताओ? इसका ऊपर एलसीएम कितना आएगा? 1 2 का और 1 का एलसीएम आएगा 2, और यहाँ पर है 1, फिर इस 2 की गुणा हो जाएगी 1 में, तो क्या आएगा? 2 एकम 2, और बटे में क्या है बच्चों? बटे में तो 2 है ही है, तो ऊपर कितना आएगा? 2 और 1 3, ऊपर आ जाएगा 3, और बटे में क्या है? 2, और बटे में क्या है? 2, ठीक है। अब ये वाला 2 नीचे बैठ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह जो है यहाँ लगेगा, इसको हटा देते हैं। देखिए ये यहाँ पे लगेगा, सही है। अब क्या होगा बेटा? देखो 2 की 2 में गुणा होगी तो ये आ जाएगा 3/2 दूनी 4, तो 3/4 आपका आंसर होगा, ठीक है। 3/4 ये सही है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आज हमने सीखा संख्याओं की जानकारी के बारे में, कि संख्याओं की जानकारी क्या क्या है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उन्हें हमने क्या क्या नाम दिए हैं, क्या क्या गुण होते हैं उनके, ये सब हमने सीखा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, अगर आज की मैं आपके होमवर्क की बात करूं, ये आपका आज का होमवर्क होगा, इसको आप अच्छे से करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको 5 संख्याएं बतानी है इन दोनों के बीच में, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और बेटा आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है ना, लाइक कीजिएगा। और फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।